फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक ये बात है कि ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। ये ज़ॉम्बी इतने चालाक हैं कि अपने टारगेट को बहुत दूर से सूंघ सकते हैं। इनके भागने की रफ्तार इस कदर तेज होती है कि ये चलते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं और इनका दिमाग एक आम इंसान की सोच से ज्यादा तेज चलता है। अब देखना ये है कि ये दो इंसान इन ज़ॉम्बी की बनी हुई दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। चलें देखते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी के शुरू में ही हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने कमरे में बैठकर टीवी पे कार्टून्स देख रहा होता है। तो तभी टीवी पर सिग्नल चले जाते हैं और एक इमरजेंसी रिपोर्ट टीवी पर आना शुरू हो जाती है। और ये खबर सुनते ही वो बच्चा घबरा जाता है और उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है। इस वायरस से अफेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलता है और तमाम लोग इस वायरस के जाल में फंस जाते हैं। न्यूज में ये बताया जाता है कि जो भी ये न्यूज सुन रहा है वो जल्दी से अपने लिए कोई सेफ जगह तलाश करे ताकि वो वहाँ खुद को महफूज रख सके। और वो बच्चा ये न्यूज अभी देख ही रहा होता है तो वो क्या सुनता है कि ऊपर के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। ऐसी आवाज सुनते ही बच्चा बहुत घबरा जाता है और वो घबराहट से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। और जब वो बच्चा डरते डरते ऊपर के पोर्शन में जाता है तो वो क्या देखता है, ये तो उसकी बहन का मजाक था जो वो उसके साथ कर रही थी। और फिर ये दोनों बहन भाई अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ बहुत ज्यादा घबराई हुई है और परेशान है। और वो देखते हैं कि उनकी माँ उनके बाप को फोन करके वहाँ की सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता रही होती है। उन बच्चों का बाप एक पायलट है और वो अपने बच्चों और बीवी को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो अपनी बीवी और बच्चों को बताता है कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है जो हर तरफ फैल रहा है और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। और वो उनको कहता है कि आप लोग मेरा इंतजार मत करो और किसी तरह से इस शहर से दूर निकल जाओ और ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम लोग महफूज रह सको। और वो अपने बच्चों को फोन पर समझाता है कि तुम लोग परेशान नहीं होना और बहादुरी से इस सिचुएशन का सामना करना। और इस वजह से वो अपना लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये ब्रेसलेट उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। बच्चों की माँ जरूरत का जल्दी से सामान इकट्ठा करती है। इतने में ही अचानक से उसे घर के बाहर से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो बच्चों को लेकर घर से बाहर भाग जाती है। और जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं और गाड़ी में बैठने लगते हैं तो अचानक से एक ज़ॉम्बी उसकी माँ और उसके भाई के पर अटैक कर देता है। घबराहट से एबिगेल जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने माँ और भाई को मरता देखती है। और वो ज़ॉम्बी उस बच्ची को देख नहीं पाता, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। डर के मारे बच्ची कांप रही होती है और वो देखती है अचानक से कि उसकी माँ ज़ॉम्बी बन चुकी है। और अब उसकी माँ ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी बच्ची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो वहाँ अचानक से एक आदमी आकर उसकी माँ को गोली मार देता है और वो बच्ची की जान बचा लेता है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो क्या देखते हैं कि उनका छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ वो आदमी जिसने उसकी माँ को गोली मारकर उस बच्ची की जान बचाई थी वो उसको अपने कान बंद करने के लिए कहता है और वो उसके भाई को भी गोली मार देता है। और अब इसके बाद 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। रोशनियों से चमकने वाले शहर बर्बाद हो चुके हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि सारे इंसान या तो मर चुके हैं या तो ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। और बस इस पूरी दुनिया में दो ही लोग बचे हैं, वो छोटी बच्ची और उसके वो अंकल जिसने उसे बचाया था। उसके वो अंकल जिनका नाम जैक है, उसने उस बच्ची को ज़ॉम्बी से लड़ना सिखा दिया था। अगर उस दिन उस बच्ची की जिंदगी में जैक नहीं आता तो वो अब तक मर चुकी होती। इसी वजह से आज वो बच्ची जैक
को अपना फादर मानती है और उसके साथ रहती है। लेकिन इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने से एबिगेल को अकेलापन महसूस होता है और वो चाहती है कि वो लोगों में जाए और लोगों के साथ मिले। लेकिन उसके वो अंकल जिनको वो अपना फादर समझती है, उनको लोगों के बीच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। जब एक रात वो दोनों जंगल में अपना कैंप लगाकर सो रहे थे तो जैक को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे जैक की आंख खुल जाती है और जैक उठकर बाहर देखने आता है कि किसकी आवाज है। और उसी टाइम अचानक एक ज़ॉम्बी जैक पर अटैक कर देता है। लेकिन जैक काफी बहादुर होता है, वो लगातार उस ज़ॉम्बी पे गोलियां चलाता रहता है और उसे वहीं मार देता है। और इतने में एबिगेल भी वहां पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों में जंगल में रहते हुए और ज़ॉम्बी का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि इनको पता है कि ज़ॉम्बी हमेशा ग्रुप की सूरत में हमला करते हैं। सो उन्हें लगा कि अगर एक ज़ॉम्बी आ चुका है तो इनके आसपास और भी ज़ॉम्बी हो सकते हैं। इतने में वो जंगल छोड़ने की तैयारी करते हैं और घोड़े पर सवार होकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अभी वो जंगल से थोड़ी ही दूर बाहर आते हैं, इतने में उनके घोड़े चिल्लाने लगते हैं और जैक समझ जाता है कि उनके आसपास कोई खतरा मौजूद है। और जब वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं तो उनको नजर आता है कि दूर खड़ी एक जीप में कुछ ज़ॉम्बी हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक नॉर्मल इंसान खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी पे गोलियां चला रहा था। जैसे कि इस वायरस के बाद दुनिया में बहुत कम इंसान बचे थे, इस वजह से उन दोनों ने सोचा कि हम इस इंसान को जरूर बचाएंगे। और यहाँ जैक एबिगेल का टेस्ट भी लेना चाहता था कि वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है ज़ॉम्बी के साथ लड़ने के लिए। सो उसने एबिगेल से कहा, क्या तुम इस इंसान को बचा सकती हो? जैक एबिगेल को समझाता है कि अपने टारगेट को धीरे से निशाने पे लो और फिर उस पर शूट करो। लेकिन एबिगेल इतनी ज्यादा घबराई होती है कि वो अचानक से शूट करती है और वो गोली ज़ॉम्बी के साथ उस सर्वाइवर इंसान को भी लग जाती है। एबिगेल की इस शूट के बाद जैक को एबिगेल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो दोनों उस इंसान को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन जैक जैसे ही उस इंसान के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो इंसान का बचना नामुमकिन है। तो जैक उसे अपने ही हाथों से मार डालता है ताकि वो इंसान ज़ॉम्बी में ना कन्वर्ट हो जाए। और फिर वो दोनों उसकी जीप में से अपनी जरूरत की तमाम वो चीजें लेने लगते हैं जिनकी जरूरत उनको हो सकती है। और जैक उस मरे हुए आदमी के जूते उतारता है और पहनता है। इतने में वो देखता है कि एक और जीप आती है जिसमें से कुछ लोग उतरते हैं जो इंसान होते हैं। उन लोगों में से जब एक की नजर जैक के जूतों पे पड़ती है तो वो सोचता है कि शायद इसने हमारे दोस्त को मारा है और उसे लूटने की कोशिश की है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लोग इन दोनों को शूट करने लगते हैं। लेकिन इतने में एक औरत जो प्रेग्नेंट होती है कार से उतरती है और इन दोनों को छोड़ देने के लिए कहती है। और इतने में उनके घोड़े फिर से चिल्लाने लगते हैं और जैक क्या देखता है कि दूर से फिर वो आवाजें आने लगती हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो ज़ॉम्बी इतने ज्यादा थे और तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे थे कि ना ही उन लोगों को भागने का मौका मिलता है और ना कुछ सोचने का। लेकिन फिर भी बड़ी बहादुरी से वो अपने हथियारों के साथ उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं। लेकिन उनके पास हथियार तो थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो बहुत ज्यादा तादाद में उन पर हमला करने आए थे। ज़ॉम्बीज़ के ज्यादा होने की वजह से वो उनके ग्रुप के एक एक लोगों को काटना शुरू कर देते हैं और जो लोग बच जाते हैं उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं होती और बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। एक बहुत बहादुर आदमी जो ज़ॉम्बी के काटने पे खुद को गोली मारने लगता है, लेकिन वो खुद को गोली नहीं मार सकता क्योंकि उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। ये देखकर जैक और एबिगेल को आइडिया हो गया था कि वो इन ज़ॉम्बीज़ के साथ और नहीं लड़ सकते, इसलिए वो प्रेग्नेंट औरत को लेके गाड़ी में बिठाते हैं जहाँ उसका हस्बैंड भी बैठा होता है और वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में कुछ ही लोग बचे थे और बाकी तमाम लोग ज़ॉम्बी का शिकार हो चुके थे और बस ये 4 लोग ही बचे थे। वहाँ एक ज़ॉम्बी अपने दोस्तों को मरा हुआ देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ वो चारों ज़ॉम्बी से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। और फिर जैक उन हस्बैंड वाइफ से पूछता है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। और फिर वो बताते हैं कि ये सारे बचे हुए लोग शिप टाउन जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग सेफली रह सकते हैं, जहाँ इंसान की जरूरत की तमाम फैसिलिटीज है और हम वहाँ जाकर एक आरामदेह जिंदगी गुजारना
चाहते थे। एबिगेल उस औरत की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एबिगेल शुरू से ऐसी जगह पर जाना चाहती थी जहाँ पे इंसान बसते हैं। और जैक उसकी बात सुनकर उसे जवाब देता है कि मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसी किसी भी टाउन के बारे में नहीं सुना और ना ही ऐसा कोई टाउन है। इतने में उनकी गाड़ी एकदम से खराब हो जाती है और सड़क के दरमियान में रुक जाती है और फिर उस लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है जिसका नाम डेविड है। वो जैक को कहता है कि मैं इस गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मैं कार मैकेनिक हूँ। लेकिन गाड़ी को ठीक करने के औजार ना होने की वजह से वो गाड़ी ठीक नहीं हो पाती और वो वहाँ से पैदल जाने का फैसला करते हैं और गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं। कई मीलों पैदल चलने के बाद वो एक वीरान सोसाइटी पे पहुंच जाते हैं। उस सोसाइटी में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं लेकिन लोग नहीं होते, सन्नाटा और सिर्फ मौत का मातम होता है। अब उन लोगों को रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस वजह से जैक उन घरों का अच्छे से मुआयना करता है और फिर वहाँ रात रुकने का फैसला करता है। और फिर रात होते ही वो लोग आग जलाकर खाना बनाते हैं। लेकिन एबिगेल अभी भी उस औरत की बातों में खोई हुई थी और वो उसके बारे में और जानना चाहती थी। एबिगेल एक बार फिर उस प्रेग्नेंट औरत से उस शिप टाउन के बारे में पूछती है और वो औरत बताती है कि वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ हमारा रेडियो पे राब्ता होता था। वो प्रेग्नेंट औरत बताती है कि वो शिप टाउन बहुत ही खूबसूरत और आरामदेह है जहाँ हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सब सुनकर एबिगेल फिर से ख्यालात में खो जाती है और बहुत खुश होती है। इतने में जैक घर के बाहर हर तरफ जाल बिछा देता है ताकि अगर वो सो भी जाएं तो खतरे से अलर्ट हो सकें। और फिर हम लोग अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। और फिर जैक कमरे के अंदर आकर एक मैप निकालता है और उन हस्बैंड वाइफ को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कुछ दूर लेकर जाऊंगा। जैक की ये बात सुनकर एबिगेल बिल्कुल खुश नहीं होती और उससे गुस्से से बात करते हुए कहती है कि वो औरत प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड कैसे उसे सेफ जगह पर ले जा सकता है। लेकिन जैक एबिगेल को बहुत ही आराम से समझाता है कि देखो हमें यहाँ समझदारी से फैसला लेना होगा क्योंकि जहाँ लोग ज्यादा होते हैं खतरा वहीं ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी एबिगेल जैक से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और अब वो दोनों नहीं जानते कि वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए उनके आसपास आ पहुंचा है। और फिर अगली सुबह एबिगेल अपने बचपन की फोटो छत पर बैठकर देख रही होती है तो अचानक उसे पेड़ों में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे महसूस होता है कि शायद ज़ॉम्बी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो सबको अलर्ट करने के लिए नीचे उतरती है। इतने में एक ज़ॉम्बी एबिगेल पर अटैक करता है और वो खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है और जो ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा होता है एकदम से उसे झटका देकर छत के ऊपर से गिरा देती है और ज़ॉम्बी के साथ एबिगेल भी नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन इतने में जैक आकर उसको बचा लेता है और कुछ ही देर बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका साथी कहाँ मरा है। लेकिन जैक ने जो जाल ज़ॉम्बीज के लिए बिछाया होता है वो उसको नहीं जानते। इस वजह से वहाँ एक अटैक होता है जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर जैक को महसूस हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहाँ वो कल रात ठहरे थे और अब भी ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए अच्छी बात ये थी कि वो उस जगह को छोड़कर काफी आगे बढ़ चुके थे और वहीं पे एबिगेल को कुछ याद आता है। एबिगेल को याद आता है कि वहाँ पे एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहाँ उसके फादर काम करते थे और वो सोचती है कि शायद आज भी यहाँ पर कुछ जहाज हो। लेकिन जैक इस बात पे एग्री नहीं करता। वो कहता है कि एयरपोर्ट एक खुली जगह है और वहाँ अगर हमें ज़ॉम्बी ने घेर लिया तो उनसे बचने का कोई हल नहीं। और जैक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ एरोप्लेन मिल सकता है। लेकिन फिर भी एबिगेल की जिद करने पर जैक उसके लिए हाँ कर देता है और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई प्लेन नहीं है और जैक एबिगेल से कहता है देखा मैंने कहा था यहाँ कोई भी एरोप्लेन नहीं होगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जब फिर वो लोग एक छोटे से गराज को देखते हैं और उसके करीब जाते हैं और फिर जब वो गराज का दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ लकीली एक छोटा सा एरोप्लेन खड़ा होता है। अब ये प्लेन को देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि वो सेफली उस शिप टाउन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हवाई जहाज बहुत अरसे से नहीं चलाया गया। उस जहाज को देखकर
मैकेनिक डेविड कहता है कि इस जहाज को ठीक करने की जरूरत है, मुझे 10 से 20 मिनट दो, मैं इस जहाज को ठीक कर दूंगा। और जब तक डेविड उस जहाज को ठीक करता, इतने में एबिगेल और जैक जरूरत की और चीजें एयरपोर्ट पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैक जब अपनी दूरबीन से देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। और फिर जैक और एबिगेल जल्दी से भागकर उन दोनों के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं। और फिर एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है और वहाँ रखी कुछ बुक्स को रीड करना शुरू करती है क्योंकि एबिगेल के फादर एक पायलट थे और एबिगेल ने अपने फादर से प्लेन को कंट्रोल करने की कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। इतने में जैक ज़ॉम्बीज पे फायरिंग करना स्टार्ट करता है और एबिगेल प्लेन स्टार्ट कर लेती है। लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे ज़ॉम्बीज रनवे पे आ चुके थे और ज़ॉम्बीज के भागने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और उनमें से तो एक ज़ॉम्बी एरोप्लेन के दरवाजे पर भी आ पहुंचता है, लेकिन जैक उसे गोली मारकर वहीं मार देता है। और इतने में एबिगेल प्लेन के कंट्रोल को समझ जाती है और फिर एबिगेल प्लेन को टेक ऑफ कर लेती है और जहाज में बैठे तमाम लोग बहुत खुश होते हैं कि वो अब सेफ हैं। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही वक्त के लिए थी क्योंकि जैसे प्लेन थोड़ा सा चला, उस प्लेन के इंजन में से धुआं निकलना शुरू हो गया क्योंकि वो जहाज बहुत पुराना था और पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था और चलते ही उसका इंजन फेल हो जाता है और फिर वो प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। लेकिन यहाँ जैक बहुत ही समझदारी से प्लेन का क्रैश एक पेड़ में करता है जिससे उन्हें थोड़ी बहुत चोटें तो आती हैं लेकिन वो बच जाते हैं। फिर वो प्लेन को वहीं छोड़कर पैदल सफर करना शुरू करते हैं। मीलों पैदल चलने के बाद वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो उस जगह को बहुत अच्छे से चेक करते हैं और जब उन्हें कोई खतरा वहां नहीं नजर आता, फिर वो सोचते हैं कि हम यहाँ रात गुजार सकते हैं। और फिर वो लोग मैप पर अपना लोकेशन चेक करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो शिप टाउन से 2 दिन की दूरी पर ही हैं। और जब जैक बाहर बैठा होता है तो वो प्रेग्नेंट लेडी जैक के पास आती है और जैक से कहती है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमारी मदद की, अगर तुम ना होते तो हम आज यहाँ तक ना पहुँचे होते। उस लेडी की ये बात सुनकर जैक को उससे हमदर्दी होती है और वो उसको अपनी कहानी बताता है कि आज से 10 साल पहले जब ये वायरस शुरू हुआ था तो सबसे पहले उसको अपनी बीवी को मारना पड़ा था क्योंकि उसकी बीवी उस वायरस की शिकार हो चुकी थी जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अपने शौहर को मारने आ रही थी। और फिर जैक कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर का इंसान उस वक्त से मर चुका है। और फिर वो उस लेडी से कहता है कि मेरे पास इस दुनिया में सिर्फ एबिगेल ही है और मैं उसे हर शर्त पर बचाऊंगा और जिंदा रखूंगा। और फिर जैक उस लेडी से कहता है कि अब मेरा इरादा बदल चुका है, मैं सबसे पहले तुम्हें शिप टाउन पर पहुंचाऊंगा। और ये सुनकर वो लेडी बहुत खुश होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था जिसकी वजह से वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था। फिर डेविड ने फैसला किया कि मैं अपनी बीवी को सेफुली शिप टाउन पर पहुंचाकर खुद को शूट कर लूंगा। और अगली सुबह वो सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जैक को डेविड की कुछ हरकतें अजीब लगती हैं और वो समझ जाता है कि ये वायरस का शिकार हो चुका है। और फिर जैक डेविड को एक साइड पे ले जाता है जहाँ पे एबिगेल और उसकी वाइफ नहीं होते। वहाँ वो देखता है कि डेविड को एक जगह किसी ज़ॉम्बी ने काटा है। अब जैक को आइडिया हो गया था कि डेविड बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है, तो वो डेविड से कहता है क्या तुम खुद को शूट करोगे या मैं तुम्हें मार डालूं। और डेविड उसे कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं दूंगा और अगर ऐसा वक्त आ भी गया तो मैं खुद को शूट कर लूंगा। ये सुनकर जैक डेविड को छोड़ देता है और फिर चलते चलते उन्हें वही रात हो जाती है और थोड़ी दूर उन्हें फिर एक घर दिखाई देता है और जैक उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। तभी दूर एक लाइट जलती है और स्पीकर से आवाज आती है कि अपनी बंदूकों को नीचे रख दो वरना तुम्हें गोलियों से छन्नी कर दिया जाएगा। इतने में एबिगेल उस लाइट के सामने आती है और कहती है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। और फिर एबिगेल की बात सुनकर घर का मालिक घर के बाहर आता है और उनको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रात गुजारने की इजाजत देता हूँ और तुम लोग को बहुत सारा खाना भी मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम सबको अपने हथियार बाहर ही छोड़ने होंगे। फिर वो आदमी उनको घर के अंदर आने देता है और उनको वेलकम करता है और वो उनको बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। वो कहता कि अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी जगहों पे रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो उनको बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करता है और फिर वो सब उस खाने
खाने को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने बहुत सालों से नहीं खाया था। और वो लोग खाने पे टूट पड़ते हैं और बहुत ही मजे से खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो साइंटिस्ट उनके लिए पीने के लिए ड्रिंक लेकर आता है। वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि वो बहुत ही आरामदेह महसूस कर रहे थे और बहुत दिन बाद सुकून से बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनको साइंटिस्ट की बातें कुछ अजीब लगती हैं। वो कहता है कि वैसे तो मैं इस वायरस के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन इस वायरस से कमजोर इंसान मर जाएंगे और जो इंसान बहादुर होंगे वो ज़ॉम्बी बनकर सरवाइव करेंगे। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज खाने के लिए जीते हैं, ना कि दुनिया में तरक्की करने के लिए। इस वजह से ज़ॉम्बीज को दुनिया पर राज करना चाहिए। उस साइंटिस्ट की ये बातें सुनकर वो चारों बहुत हैरान होते हैं। इतने में डेविड की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। इतने में वो उठकर वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जाकर देखता है कि उसकी पूरी बॉडी में वायरस फैल चुका है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और जब वो बाहर वापस आता है तो देखता है कि वो तीनों बेहोश हो चुके हैं और साइंटिस्ट उनके पास खड़ा है, क्योंकि साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और फिर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन साइंटिस्ट अपने हाथ में रखी हुई मशीन से एकदम से डेविड को कंट्रोल करता है और डेविड खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है। फिर साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस मशीन को बनाने में बहुत साल लगाए हैं। और साइंटिस्ट बताता है कि मेरे पास जो मशीन है इससे मैं ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और ज़ॉम्बीज मेरा कुछ नहीं कर सकते। और वो कहता है कि मैं अब दुनिया पे राज करूंगा और दुनिया का बादशाह बनूंगा। इतने में डेविड बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसको और उसके तमाम साथियों को साइंटिस्ट ने बांधा हुआ है। और फिर साइंटिस्ट उन सब से कहता है कि मैं तुम सब पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और क्या तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहते हो। और जब वो सब उसकी वाइफ को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट की वाइफ एक ज़ॉम्बी थी और उसने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ था और वो इंसानों को पकड़कर अपनी बीवी को खिलाता था और ये डिवाइस भी उसने अपनी बीवी के लिए बनाई थी। फिर जब साइंटिस्ट उस पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी बीवी सबसे पहले उसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उस डिवाइस के जरिए अपनी बीवी का ध्यान उन चारों पर कर देता है। और फिर उसकी बीवी जैक पर अटैक करती है, लेकिन जैक उसका सामना करके उसको खुद से दूर भगा देता है। लेकिन डेविड अपनी ताकत से, जो खुद ज़ॉम्बी बन चुका था, अपने दोस्तों की रस्सियां खोल देता है और ये देखकर वो साइंटिस्ट वहां से भाग जाता है और फिर वो चारों भी उसी घर से निकल जाते हैं। लकीली उनको घर के बाहर साइंटिस्ट की गाड़ी मिल जाती है और वो उसी गाड़ी में बैठकर उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट हार नहीं मानने वाला था। वो अपनी डिवाइस के जरिए ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर इन सब के पीछे भेजता है। यहाँ जैक गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर ज़ॉम्बीज को काफी पीछे छोड़ आता है, लेकिन वहाँ आगे का रास्ता बंद था और अब फिर वो वहीं गाड़ी छोड़कर पैदल चलना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुँचते हैं ज़ॉम्बीज भी वहाँ आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर डेविड ने सोचा कि उसके पास बहुत कम समय है, क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो उसने फिर ये फैसला लिया कि वो अपने दोस्तों की मदद करेगा और वो उनको आगे बढ़ने देता है और खुद वहीं पे रुक जाता है और ज़ॉम्बीज का सामना करता है, जिस पर उसकी वाइफ रोने लगती है और उसको नहीं जाने देती। लेकिन डेविड उसको समझाता है कि ये मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ जो इस दुनिया में आने वाला है। और फिर आगे बढ़कर डेविड उन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने लगा और काफी देर तक वो उनसे लड़ता रहा और उसके दोस्त काफी आगे बढ़ चुके थे। और तभी एक ज़ॉम्बी आकर डेविड को मार देता है और फिर जैक उस लेडी को गोद में उठाकर भागना शुरू करता है और बहुत जल्द वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंसानों की बस्ती थी। और एबिगेल जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हमारी मदद करो, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। और तभी टावर पे बैठे हुए दो लोगों ने एबिगेल को देख लिया था। जल्दी से उन लोगों की मदद के लिए एक बोट भी भेजी जाती है ताकि वो उसमें बैठकर उस जगह पहुंच जाएं। और अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां और भी इंसान बसते हैं, लेकिन वो काले रंग का ज़ॉम्बी ये सब देखकर अपने दोस्तों को वहीं पे रोक देता है, क्योंकि आगे का रास्ता पानी में से होकर जाने का था। और दूसरी जगह उस प्रेग्नेंट लेडी का अब डिलीवरी का टाइम आ चुका था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जहाँ वो
थे उस जगह पर हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये जगह पानी के बीच में है, जिसको बहुत सारे जहाजों को जोड़कर बनाया गया है। और ये देखकर जैक एबिगेल से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल गुस्से से कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैंने लोगों के बीच में रहने का फैसला किया है। और फिर उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है और तभी एक डॉक्टर आती है और बताती है कि उस लेडी ने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन खून की कमी होने की वजह से वो खुद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सुनकर जैक बहुत उदास होता है और उस लेडी के पास आता है और वो लेडी जैक से कहती है कि मैं अपनी बेटी तुम्हें देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी बेटी की तरबियत भी तुम वैसे करो जैसे तुमने एबिगेल की है। और फिर जैक उसकी बात मान लेता है और उसकी बेटी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी साइड पे एबिगेल एक लड़के के साथ एंजॉय कर रही होती है, उसके साथ ड्रिंक कर रही होती है और वो सोच नहीं सकती कि इतने सारे लोग मिलकर एक साथ नाच सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और ये सब देखकर एबिगेल का इरादा वहाँ रहने का और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और कुछ देर बाद एबिगेल उस हैंडसम लड़के को कैबिन में जाता हुआ देख लेती है और खुद भी उसके पीछे चली जाती है। और एबिगेल देखती है कि वहाँ बहुत सारे बम और बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं। और जैसे वो इन मशीनों को हाथ लगाती है, वो लड़का वहाँ आ जाता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स फिट किए गए हैं ताकि जब कोई खतरा हो ताकि सब ऊपर के रास्ते से बाहर निकल जाएं और इस जगह को बॉम्ब के साथ उड़ा दें। लेकिन उन दोनों को अंदाजा नहीं होता कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा कि साइंटिस्ट वहाँ भी पहुँच जाएगा। साइंटिस्ट देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया गया है, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी डिवाइस के जरिए उस काले वाले ज़ॉम्बीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद सारे ज़ॉम्बीज़ पानी में से गुजरकर शिप पर पहुंच जाते हैं और फिर लोगों पर अचानक अटैक कर देते हैं और फिर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और लोगों के बीच हलचल मच जाती है और लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर जैक को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। फिर जैक एबिगेल को ढूंढना शुरू करता है और उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार जैक को एबिगेल मिल जाती है। और एक बार फिर साइंटिस्ट उनके सामने आता है और एबिगेल को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर जैक गुस्से से साइंटिस्ट की तरफ दौड़ने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी जैक को आकर धक्का दे देता है और टैंकर में फेंक देता है और फिर उस टैंकर में साइंटिस्ट भी पहुंच जाता है और जैक को मारने लगता है और उससे बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन जैक जानता था कि साइंटिस्ट से लड़ना फजूल है, इसलिए वो इसकी डिवाइस को तोड़ देता है। डिवाइस के टूटने के बाद साइंटिस्ट के पास ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने की ताकत नहीं रही। इसी वजह से ज़ॉम्बीज़ उस साइंटिस्ट पर भी अटैक कर देते हैं। वहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात ये थी कि इस शिप में पहले से ही भागने का रास्ता बना हुआ था। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे किनारे पहुँच जाते हैं और जब वो सब किनारे पर पहुँच जाते हैं तो एबिगेल का दोस्त वो लड़का अभी भी ब्लास्ट के लिए बटन नहीं दबाता, क्योंकि एबिगेल अभी भी शिप पर मौजूद होती है। अब एबिगेल और जैक बाहर की तरफ निकलने के लिए भागते हैं और इतने में ज़ॉम्बीज़ का राजा एबिगेल पर हमला कर देता है। दूर से लकड़ी का एक टुकड़ा फेंकता है जो सीधा जाके ज़ॉम्बी के माथे पे लगता है और एबिगेल देखती है कि उस ज़ॉम्बी के हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उसने अपने फादर के लिए बनाया था। वो समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी उसके पिता हैं। दूर से वो लड़का देखता है जैक और एबिगेल बाहर की तरफ भाग रहे हैं। इतने में वो बटन दबाता है और ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कैंप का सरदार अपनी गर्दन पकड़कर आता है क्योंकि किसी ज़ॉम्बी ने उसको वहाँ काट लिया था। वायरस के फैलने से पहले ही वो काले वाले ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। हैरत की बात ये थी कि इस धमाके के दौरान भी वो काले वाला ज़ॉम्बी बच गया था, लेकिन जैक उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैक उस ज़ॉम्बी के आगे कमजोर पड़ रहा था, इसलिए एबिगेल बंदूक उठाती है और उसको शूट करने लगती है, ये भी जानते हुए कि उसके सामने उसका पिता भी है। और फिर वो उसको शूट कर देती है और मार देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसको नहीं मारेगी तो वहाँ पे बचे हुए तमाम लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है और वो लोग अपने लिए एक आइलैंड ढूंढते हैं जहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजार सके।